बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है हाफ लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कितनी होती है और इसे किस तरह मेजर किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ टर्म को अगर आप डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। हाफ लाइफ इज द टाइम पीरियड इन विच रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई विल डिके एंड बिकम्स हाफ। इसको समझने के लिए हम चलेंगे अनस्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था जब हमने बाइंडिंग एनर्जी का ये वाला ग्राफ डिस्कस किया था। हमने इसमें देखा था कि जब आप हाइड्रोजन से मूव करते हुए आयरन तक पहुंचते हैं तो आयरन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। हाइड्रोजन से मूव करते हुए टुवर्ड्स द आयरन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई इंक्रीज होती जा रही थी, लेकिन आयरन के बाद जब आप हायर एटॉमिक मास नंबर की तरफ मूव करते हैं तो जितने भी आपको एलिमेंट्स नजर आते हैं इनमें से मोस्टली अनस्टेबल न्यूक्लियाई को कैरी करते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि कोई भी एलिमेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ मूव क्यों करता है और आयरन तक ऐसा क्या है जिसकी वजह से न्यूक्लियाई स्टेबल रहते हैं और उनमें रेडियोएक्टिव डिके या हाफ लाइफ का कोई भी लिंक नहीं होता। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव चार्जेस हों तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये दो पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन हैं तो ये प्रोटॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अगर इनको रिपेल करने दिया जाए तो ये प्रोटॉन कुछ इस ह्यूज वेलोसिटी के साथ दूर चला जाएगा। लेकिन अगर ये इतनी ह्यूज वेलोसिटी के साथ मूव करता है बिकॉज ऑफ रिपल्सिव इफेक्ट तो हमें आयरन तक के न्यूक्लियाई में ये रिपल्सिव इफेक्ट आखिर नजर क्यों नहीं आता। ये रिपल्सिव इफेक्ट हमें नजर इसलिए नहीं आता कि इन लाइटर न्यूक्लियाई में जहां ये रिपल्सिव फोर्स कुछ इस तरह आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है तो वहीं इन पर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्लाइटली ग्रेटर देन होती है उस रिपल्सिव फोर्स से और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाइंड रखती है। इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कांटेक्ट फोर्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसकी वजह यह है कि जब आप बात करते हैं लाइटर न्यूक्लियाई की तो लाइटर न्यूक्लियाई में प्रोटॉन और प्रोटॉन ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट होते हैं और प्रोटॉन प्रोटॉन के इन कांटेक्ट होने की वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही इफेक्टिव रहती है और जैसे ही आप हायर न्यूक्लियॉन नंबर की तरफ मूव करते हैं तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक इंक्रीज्ड न्यूट्रॉन नंबर आने की वजह से प्रोटॉन प्रोटॉन कांटेक्ट कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही प्रोटॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा भी दूर हुआ तो इनका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उसी मोमेंट पर डिसअपियर हो जाएगी। सो जैसे ही आप हायर न्यूक्लियॉन नंबर या हायर एटॉमिक मास नंबर के एलिमेंट्स की तरफ मूव करते हैं तो न्यूट्रॉन नंबर स्लाइटली ग्रेटर देन होता है प्रोटॉन से। इस वजह से प्रोटॉन और प्रोटॉन का आपस में जो कांटेक्ट है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जरा से भी दूर हुए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उसी मोमेंट पर डिसअपियर हो जाती है। उस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के खत्म होने की वजह से
repulsive effect between the protons will become effective, and because of that repulsive effect, nucleons will generate an instability factor in the nuclei. और इस वजह से वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल होने के बाद डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के टॉपिक को हम इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर में मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर आयरन तक भी तो प्रोटॉन्स रिपल्सिव इफेक्ट है, तो फिर ये न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों नहीं है। सो आई एम श्योर कि अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि टिल आयरन न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सिव इफेक्ट तो होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उस रिपल्सिव इफेक्ट को ओवरकम कर लेती है और वो न्यूक्लियाई स्टेबल रहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जब ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं तो ये डिसइंटीग्रेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा। लेकिन जब हम हाफ लाइफ को डिस्कस करेंगे तो इसमें हम मोस्टली अल्फा और बीटा को ही लिंक करते हैं विद हाफ लाइफ, क्योंकि गैमा डिके में जब कोई भी न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में होता है, वो जब डी एक्साइट करता है तो तब होता है गैमा डिके। एज सच गैमा डिके में पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। सो इस डिके को हम हाफ लाइफ से लिंक नहीं करते। सो अल्फा और बीटा डिके जिनमें पेरेंट न्यूक्लियाई ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू सम अदर डॉटर न्यूक्लियाई, उनको रिलेट किया जाता है विद हाफ लाइफ। सो डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट करता है तो उसकी डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। यानी अगर मेरे पास ये 10 न्यूक्लियाई या 10 एटम्स का एक सैंपल है और ये सैंपल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का है, यानी ये न्यूक्लियाई विद टाइम डिके करेंगे, तो मैं या आप या कोई भी ये नहीं बता सकता कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियाई किस टाइम पर डिके करेगा। सो इस सारी इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखते हुए अगर अब हम हाफ लाइफ की स्टेटमेंट की तरफ चलें तो वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी। हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड है जिसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके करेंगे और उनका नंबर ओरिजिनल नंबर से हाफ हो जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास ये 16 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं। इन 16 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की हाफ लाइफ है 50 सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि जब 50 सेकेंड्स का टाइम पीरियड गुजरेगा तो इन 16 में से हाफ यानी 8 न्यूक्लियाई डिके हो जाएंगे और 8 न्यूक्लियाई आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में रिमेनिंग होंगे। अब इन 16 में से कौन सा न्यूक्लियाई डिके करेगा इसके बारे में आप बिल्कुल प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सो इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कोई भी न्यूक्लियाई डिके कर सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि आफ्टर 50 सेकेंड विच इज द हाफ लाइफ ऑफ दिस रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, इस एलिमेंट में से हाफ न्यूक्लियाई डिके हो जाएंगे और हाफ रिमेनिंग होंगे। तो चलिए हम इस प्रोसेस को कुछ हाफ लाइफ्स के लिए डिस्कस कर लेते हैं। हमने ओरिजिनल नंबर लिया था 16 और हाफ लाइफ है 50 सेकेंड्स। सो डियर स्टूडेंट, जब इनिशियली टाइम 0 सेकेंड है तो आपके ओरिजिनल 16 न्यूक्लियाई अवेलेबल हैं। अब जैसे ही 50 सेकेंड्स का टाइम पीरियड गुजरा तो इन 16 में से आपने देखा कि 8 न्यूक्लियाई डिके हो गए और 8 आपके पास रिमेनिंग हैं। अब हम मजीद 50 सेकेंड्स अगर पास करें तो 50 सेकेंड्स के बाद इन 8 में से हाफ यानी 4 न्यूक्लियाई डिके हो जाएंगे और 4 आपके पास रिमेनिंग होंगे।
अब मजीद 50 सेकेंड का टाइम पीरियड अगर हम गुजारते हैं तो इन 4 में से 2 डिके हो जाएंगे और 2 आपके पास रिमेनिंग है। फिर 50 सेकेंड्स का टाइम गुजरा तो 2 में से हाफ यानी 1 डिके हो जाएगा और 1 आपके पास रिमेनिंग होगा। सो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। फर्दर अगर 50 सेकेंड्स गुजरते हैं तो इस 1 का भी हाफ डिके हो जाएगा, हाफ रिमेनिंग होगा। सो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और आप ये नहीं कह सकते कि ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आफ्टर 6-7 हाफ लाइफ्स कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, क्योंकि लाइफ किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की इन्फिनिट होती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इन्फिनिट टाइम लेता है फॉर इट्स कंप्लीट डिके। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह हाफ लाइफ और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि हर एक 50 सेकेंड्स का टाइम गुजरने के बाद इस सर्टेन न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हाफ हो जाते थे। इसलिए इस टाइम पीरियड को बोला जाता है हाफ लाइफ। इसी सिचुएशन को अगर आप ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ करें तो हम ग्राफ कुछ इस तरह ड्रॉ करेंगे। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर हम टाइम ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस पर हम नंबर ऑफ एटम्स को ड्रॉ करेंगे। हमने जो सिचुएशन ली थी उसमें ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स थे 16। उस 16 यानी ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स को हम इंडिकेट करेंगे फॉर वाई एक्सिस बाय n नॉट। सो आपने देखा कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अलोंग वाई एक्सिस टॉप से स्टार्ट हो रहा है और उसको हमने n नॉट विच इज 16 नंबर ऑफ एटम उससे इंडिकेट किया। क्यों हमने टॉप से स्टार्ट लेना है? क्योंकि हमें मालूम है कि ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विद टाइम डिक्रीज होंगे। सो हम एक मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू की तरफ डाउनवर्ड अलोंग वाई एक्सिस मूव करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम एक्स एक्सिस पर एक फर्स्ट हाफ लाइफ का टाइम पीरियड गुजारें तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे एक्स एक्सिस पर और एक सर्टेन हाफ लाइफ, और वो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट होती है। यहाँ हम मेंशन नहीं करते कि कितना टाइम पीरियड है, यानी 10 सेकेंड है या 50 सेकेंड। हम जर्नलाइज्ड फॉर्म में हाफ लाइफ को टी हाफ से इंडिकेट करते हैं। सो 0 से जैसे ही आप अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेंगे तो आपने देखा कि किस तरह फर्स्ट हाफ लाइफ का टाइम पीरियड गुजरा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 16 से क्या हो गए 8, यानी n नॉट अलोंग y एक्सिस डिक्रीज होकर बन गया n नॉट बाय 2। अब हम सेकेंड हाफ लाइफ गुजारते हैं। जैसे ही आप सेकेंड हाफ लाइफ का टाइम पीरियड क्रॉस करेंगे तो ये 8 फर्दर रिड्यूस होकर 4 हो जाएगा और आपका n नॉट बाय 2 हाफ होकर n नॉट बाय 4 हो गया। अब हम एक और हाफ लाइफ अगर क्रॉस करते हैं विच इज थर्ड हाफ लाइफ, तो जैसे ही आप थर्ड हाफ लाइफ को क्रॉस करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फर्दर रिड्यूस हो गए, 4 से हाफ होकर 2 हो गए और नंबर ऑफ एटम्स जो कि इनिशियली था n नॉट, फिर हुआ n नॉट बाय 2, फिर हुआ n नॉट बाय 4 और अब हो गया है n नॉट बाय 8। अब आप फर्दर एक और हाफ लाइफ अगर गुजारते हैं तो ये मजीद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 2 से हाफ हो जाएंगे, यानी 1 न्यूक्लियाई डिके हो जाएगा और 1 आपके पास रिमेनिंग होगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा until infinite half lives। सो आपने देखा कि किस तरह एक ग्रेजुअली विद हाफ लाइफ हाफ के फैक्टर के साथ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीज होते जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये है आपका रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का विद हाफ लाइफ कम होने वाला फैक्टर कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हाफ लाइफ गुजरने के बाद किस तरह अपना ओरिजिनल नंबर रिड्यूस कर लेते हैं। इसको आपकी बुक्स में एक विलेज या टाउन में एक
पॉपुलेशन से लिंक करके एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन किया गया है। सपोज करें कि एक विलेज में टोटल 8000 की पॉपुलेशन है और वहां कोई ऐसी वबा फैल गई कि हर 2 दिन के बाद इस आबादी का, इस पॉपुलेशन का हाफ नंबर उसकी डेथ हो जानी है बिकॉज ऑफ दैट डिजीज। तो अगर 2 डेज हाफ लाइफ है तो आप इन 2 डेज के टाइम पीरियड में ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि इस 8000 की पॉपुलेशन में से किसकी डेथ होनी है और इन 2 डेज के टाइम पीरियड में किस वक्त होनी है। लेकिन ये कंफर्म है कि 2 डेज के टाइम पीरियड के बाद 8000 में से 4000 की डेथ हो जाएगी और रिमेनिंग पॉपुलेशन होगी 4000। और जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है 4000, फिर 2 दिन गुजरने के बाद इस 4000 की फर्दर हाफ पॉपुलेशन यानी 2000 की डेथ हो जाएगी और 2000 आपके पास रिमेनिंग होगा। फिर अगर 2 डेज का टाइम पीरियड क्रॉस करता है तो इन 2000 में से 1000 की डेथ हो जाएगी और 1000 आपके पास रिमेनिंग होगा। फिर इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और हाफ पॉपुलेशन विद इन 2 डेज फर्दर डिके हो जाएगी यानी डेथ हो जाएगी और हाफ पॉपुलेशन आपके पास रिमेनिंग होगी। डियर स्टूडेंट, ये तो था एक रूटीन लाइफ के एग्जाम्पल को हाफ लाइफ से लिंक करना। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने जो अभी प्रीवियसली रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की सिचुएशन डिस्कस की उसको और इस पॉपुलेशन वाली सिचुएशन को रिलेट करें तो ये दोनों सिचुएशंस एक ही जैसी हैं। दोनों सिचुएशंस में हमने यही डिस्कस किया कि जो ओरिजिनल नंबर है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड जिसको आप कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ दैट सिचुएशन, वो हाफ लाइफ का टाइम पीरियड जैसे ही वो हाफ लाइफ का टाइम पीरियड क्रॉस होगा तो उस ओरिजिनल नंबर में से हाफ डिके हो जाएगा और हाफ आपके पास रिमेनिंग होगा। सो हाफ लाइफ, आई एम श्योर कि अब आपके दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का सैंपल हाफ एटम्स या हाफ न्यूक्लियाई को डिके करता है और उन्हीं में से हाफ आपके पास रिमेनिंग होते हैं। डिफरेंट न्यूक्लियाई की डिफरेंट हाफ लाइफ्स होती हैं। हाफ लाइफ के बाद आपके पास कितना रिमेनिंग फैक्टर है किसी भी न्यूक्लियाई का कि 5 हाफ लाइफ्स गुजरी तो क्या न्यूक्लियाई का फैक्टर रिमेनिंग है या 6 हाफ लाइफ्स गुजरी कितना फैक्टर रिमेनिंग है। अगर ये आपने कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम एक जर्नलाइज्ड फॉर्म को भी डिराइव कर सकते हैं। इसके लिए हम ये एक टेबल ड्रॉ करते हैं इसी प्रीवियसली डिस्कस्ड सिचुएशन का। हमने अभी ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास 16 न्यूक्लियाई हैं तो एक सर्टन हाफ लाइफ का टाइम पीरियड गुजरने के बाद वो हाफ हो जाते हैं, फिर उतना ही टाइम पीरियड गुजरने के बाद वो दोबारा क्या हो जाते हैं, हाफ। सो इसी सिचुएशन को अगर हम कुछ इस तरह ड्रॉ करें कि फर्स्ट कॉलम में हम ड्रॉ करेंगे टाइम, सेकंड कॉलम में हम ड्रॉ करेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या नंबर ऑफ एटम्स और थर्ड कॉलम में आप इसी सेकेंड कॉलम की सिचुएशन को एक और तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो पहले हम फर्स्ट 2 कॉलम्स फिल कर लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि इनिशियली जब टाइम 0 सेकेंड्स है तो आपके पास सैंपल में ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हैं n0। जैसे ही हाफ लाइफ टाइम गुजरा यानी t हाफ का टाइम पीरियड गुजरा तो ये n0 रिड्यूस होकर हो गए n0/2। फिर सेकेंड हाफ लाइफ का टाइम पीरियड गुजरा तो n0/2 फर्दर हाफ होकर n0/4 हो गया। फिर थर्ड हाफ लाइफ टाइम गुजरा तो आपके पास n0/4 रिड्यूस होकर यानी हाफ होकर n0/8 हो गया। फिर आपने फोर्थ हाफ लाइफ टाइम गुजारा तो n0/8 फर्दर हाफ होकर n0/16 हो गया। इसी सेकंड कॉलम की सिचुएशन को अगर आप देखें तो ये स्टार्ट ले रही है n0, n0/2, n0/4, n0/8 एंड n0/16
16। इसी सिचुएशन को अगर हम 1/2 के फैक्टर के अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करें तो ये हम थर्ड कॉलम में लिखकर देखते हैं। जब फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी थी तो फैक्टर है n0/2। इसको अगर मैं 1/2 पावर 1 n0 लिखूं तो ये बिल्कुल वही चीज ही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। कॉलम का जो सेकंड पोर्शन है उसमें हमने लिखा सेकंड हाफ लाइफ गुजरने के बाद आपके पास रिमेनिंग फैक्टर है n0/4। इसको अगर मैं 1/2 पावर 2 n0 लिखूं तो ये वही चीज है, क्योंकि 1/2 पावर 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 ही बनेगा। सो आप थर्ड कॉलम में अगर आए या थर्ड पोर्शन ऑफ कॉलम में आए तो आपके पास है n0/8। इसको जब आप 1/2 पावर 3 इंटू n0 लिखेंगे तो ये वही चीज है। नेक्स्ट में इसी तरह आप 1/2 पावर 4 n0 और इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे तो आप अगर गौर करें थर्ड कॉलम की वैल्यूज पर तो ये सारी वैल्यूज 1/2 की एक इंटीग्रल पावर के अकॉर्डिंग हैं। और इसमें अगर हम जर्नलाइज्ड फॉर्म में इस थर्ड कॉलम को ट्रांसफॉर्म करें तो ये बनेगा 1/2 पावर n0। इसमें जो स्मॉल n आपने पावर में यूज किया है ये बेसिकली इंटीजर्स हैं, और 1, 2, 3 एंड सो ऑन ये जो वैल्यूज हैं 1, 2, 3 ये हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर हम n को 1 लेते हैं तो इसका मतलब होगा फर्स्ट हाफ लाइफ, अगर हम n को 5 लेते हैं तो इसका मतलब होगा फिफ्थ हाफ लाइफ। सो अगर आपसे कहा जाए कि बताएं कि आपके पास कोई भी रेडियोएक्टिव सैंपल है, फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग एटम्स कितने होंगे, तो आप सिंपली 1/2 पावर 5 n0 अगर लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा n0 डिवाइडेड बाय 32। इसका मतलब कि आपके पास जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई होंगे वो ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का 32 टाइम्स रिड्यूस हो चुके होंगे। सो आप बड़ी आसानी से इस फैक्टर को यूज करते हुए किसी भी हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग न्यूक्लियाई का नंबर बता सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था कि किस तरह किसी भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई के डिके होने की वजह से जब वो अपने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को रिड्यूस करता है, हाफ कर लेता है, तो उस हाफ रिडक्शन का जो टाइम होगा वो क्या कहलाएगा, वो हाफ लाइफ कहलाएगा। सो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई क्या है। इंशाल्लाह इसी के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई में हाफ लाइफ और उस रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई में डिके कांस्टेंट, इन दो फैक्टर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। बट ये हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।